प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज नंबर 13.3 है बेज प्रमेय। एक्सरसाइज नंबर 13.1 में हमने पढ़ा सहप्रतिबंध प्रायिकता, 2 में पढ़ा प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं, 3 में पढ़ रहे हैं हम बेज प्रमेय। ये भी वही प्रायिकता से ही संबंधित है, लेकिन इसमें किस तरह से प्रायिकता ज्ञात करेंगे वो देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक थैले में अपने पास 2 थैले हैं, ठीक है। फर्स्ट थैले में 2 थैले अपने पास, जिनमें से फर्स्ट थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है, ठीक है। और सेकंड थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है, ओके। अच्छा, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए, तो हमारी क्या है ना कि जैसे हमारे इंटरेस्ट की बात करें कि हमारा इंटरेस्ट किस में हो सकता है, या फिर हमें जो क्वेश्चन दिए गए वो किस टाइप के थे कि कौन सा थैला चुना गया, फर्स्ट थैला चुना गया या सेकंड थैला चुना गया, ठीक है। या तो इस टाइप के हमारे इंटरेस्ट भी इसमें हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी थैला दे दिया गया है कि फर्स्ट थैला चुना गया, ठीक है, और उसके बाद उसमें से गेंद चुनने की प्रायिकता पूछ ले कि लाल चुनी गई है या काली चुनी गई है, तो लाल चुनने की प्रायिकता, काली चुनने की। भाई पहला थैला दे दिया गया कि पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता या काली गेंद चुनने की प्रायिकता, सेकंड थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता या काली गेंद चुनने की प्रायिकता, ठीक है। लेकिन अभी तक तो ये नॉर्मली चीज इनमें हम करते आ रहे हैं, लेकिन ये अब किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हमें थैला दे दिया गया, ठीक है, ओके, फर्स्ट थैला और सेकंड थैला, 2 थैले दे दिए गए, और हमारे को एक गेंद निकालने के लिए कहा गया जो हमें कह दिया गया है कि लाल रंग की है या काली रंग की है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लाल रंग की मान लो कि लाल रंग की है, तो थैले के लिए पूछ रहा है कि कौन से थैले में से निकाली गई है। 2 थैले हो गए, उनमें इस तरह से 3 लाल 4 काली गेंद है, 5 लाल और 6 काली गेंद है, और कह देता है कि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यदि वो लाल है तो उसके फर्स्ट थैले से या सेकंड थैले से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पड़ गया उल्टा चक्कर, मतलब ये उल्टा इधर आ रहा है, ये एक तरह से प्रतिलोम प्रायिकता हो गई, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रतिलोम प्रायिकता हो गई, ओके। तो ये ज्ञात करने के लिए जॉन बेज नाम के गणितज्ञ ने एक फॉर्मूला दिया, जॉन बेज, उसी के नाम पर ये बेज प्रमेय पड़ी है, ठीक है। और बड़ी किस्मत देखे, उस बेचारे का दुर्भाग्य देखे, इस महान गणितज्ञ का, जिसकी दी हुई चीज हम आज जान पा रहे हैं कि ये जो प्रमेय छपी थी ना, प्रकाशित हुई थी लोगों के सामने, ये उसकी डेथ के बाद हुई थी। वो जब खत्म हो गया, बेचारा इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बाद ये चीजें छपी थी, ठीक है। ये गणितज्ञों का, साइंटिस्टों, बहुत से वैज्ञानिकों का दुर्भाग्य ही रहा है कि बहुत सारी चीजें उनके मरने के बाद आई हैं दुनिया के सामने। उन्होंने तो मतलब बेचारों ने देखा ही नहीं, वो तो इस सुकून के साथ मर ही नहीं सके कि मेरी जिंदगी कैसी गई है, मेरी जिंदगी में ये एक्सपेरिमेंट करना सफल भी हुआ कि नहीं हुआ। दुर्भाग्य ही रहा है उनका, है ना। तो हमें उन लोगों की एक तरह बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करनी चाहिए दिल से, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये दी गई है, ठीक है। कई भाई साहब मजाक में, अरे यार ये क्यों बना गए यार, हमें पढ़नी और पढ़ रही है। भाई ठीक है, तो कहा किसने है पढ़ने के लिए, कुछ और सब्जेक्ट ले लो ना। उन्होंने दी है तो उनका शुक्रिया अदा करो और पढ़ो इनको, है ना। और अगर आपको लग रहा है यार वो आफत, तो कहा किसने है भाई, कुछ और पढ़ लो। तो ये जॉन बेज नाम के गणितज्ञ ने दी थी, 1763 में छपी थी, और ये उनकी डेथ के बाद हुई थी, ठीक है। तो ये था भाई प्रतिलोम प्रायिकता, किस तरह से कि थैले दे दिए गए, उनमें गेंद दे दी गई, और कह दिया कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, उसके सेकंड थैले में से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर उसके फर्स्ट थैले में से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए,
या फिर एक गेंद निकाली जाती है जो कि काले रंग की है, तो उसके फर्स्ट थैले में से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या सेकंड थैले में से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रतिलोम रिवर्स में चलेगी एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम प्रतिलोम प्रायिकता भी कह सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी बेज प्रमेय। अब बेज प्रमेय के सूत्रों के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा पहले कुछ और छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। बेज प्रमेय क्या है, इससे कैसे हम फॉर्मूला फाइंड आउट करके कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो जानेंगे अभी। ओके, प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जो बेज ने प्रमेय दी थी, बेज प्रमेय, उसको जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन के बारे में जानेंगे। ये केवल जानना है, ठीक है ना, ये विभाजन केवल जानना होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ इससे कोई क्वेश्चन बनते हो, कि अलग से इस टॉपिक से अलग से कोई क्वेश्चन बनते हो कि हाँ भाई इससे कोई सूत्र निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए इसको जानना होगा, ठीक है। बाकी अलग से कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं बनता यहां से। तो क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन? देखो, विभाजन का मतलब यहां पर पार्टीशन है, मतलब उसकी जो घटनाएं है ना उनके बारे में जिक्र हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। प्रतिदर्श समष्टि एस की जो भी घटनाएं होंगी ना, 2, 3, 4 जितनी भी होंगी उनके बारे में हो रहा है। तो घटनाओं E1, E2 डैश डैश En के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि एस के विभाजन को निरूपित करता है यदि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5। अब इसका मतलब समझ लीजिए, आप I और J नॉट इक्वल टू है, मतलब I का मान जैसे 1 है तो J का मान 1 नहीं है, मतलब J का मान 2 है, 3 है। कुल मिलाकर जैसे I का मान 1 और J का मान 2 ले लो, ठीक है। तो E1 इंटरसेक्शन E2, ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि I का मान 1 ले लिया और J का मान 2। E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि प्रतिदर्श समष्टि एस की कोई भी दो घटनाएं है ना, उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब उनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं हो, ठीक है। पहली बात तो ये कि उनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं हो। जो भी दो घटनाएं, 3 घटनाएं, 4 घटनाएं जितनी भी है ना, उनमें आपस में कोई भी कॉमन अवयव नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, E1 यूनियन E2 यूनियन डैश डैश यूनियन En सारी की सारी क्या बन रही है? S। मतलब सारी की सारी घटनाएं है ना, उनका यूनियन होके, सारी की सारी जितनी भी हैं मिलकर मतलब उनका यूनियन होकर क्या बनना चाहिए? S बनना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रतिदर्श समष्टि बन जानी चाहिए उनको मिलाकर। ओके, तीसरी बात, PEI ग्रेटर देन 0, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता शून्यतर होनी चाहिए, शून्य से बड़ी। शून्यतर का मतलब शून्य को छोड़कर। अब शून्य को छोड़कर आपको पता ही है प्रायिकता तो हमेशा जनरली कहां से कहां होते हैं? 0 से 1 के बीच में, तो 0 नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर। और बाकी 1 तक तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि 2, 4, 6 या माइनस वगैरह हो जाए, मतलब 0 से बड़ी होगी, लेकिन कहां तक? 1 तक होगी। तो प्रायिकता 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0 होगी भी नहीं, स्वाभाविक है। 0 तो किसकी होती है? जो घटना घटित नहीं होती है। भाई जो घटना घटित हो चुकी है उसकी कुछ ना कुछ तो प्रायिकता होगी ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रायिकता होगी, तो 0 से बड़ी होगी। और स्वाभाविक है वो कहां तक होती है? 1 तक, ठीक है। वही ये शब्दों में लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में घटनाएं E1 E2 डैश डैश En प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करते हैं यदि वे युग्मतः असंयुक्त हो। वही अपर जी को असंयुक्त कहते हैं, ठीक है भाई। अगर समुच्चय के रूप में बात करें तो असंयुक्त बोल देते हैं, और अगर प्रायिकताओं के रूप में बात करें तो उसी को अपवर्जी घटनाएं बोल देते हैं, ठीक है। असंयुक्त हो, समग्र हो, समग्र का मतलब सारी की सारी मिलकर क्या बना रही हो? S बना रही हो। और प्रायिकता कैसी हो? शून्यतर, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। अब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय पढ़ेंगे। अब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या है, उसके बाद हम आएंगे बेज प्रमेय पर। ओके, अब बेज प्रमेय से पहले भी हमें एक छोटी सी चीज और जाननी होगी। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय जो अभी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कर रहे थे, उसी से आगे थोड़ा सा एक टॉपिक के संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय हमें जानना होगा, उसके बाद बेज प्रमेय पर चलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा वो सुनिए, बाकायदा इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे, उत्पत्ति भी जान लेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के निकलेंगे उनकी भी बात कर लेंगे। कि मान लें E1 E2 E3 डैश डैश En प्रतिदर्श समष्टि S का एक विभाजन है, ठीक है। n घटनाएं दे दी E1 E2 E3 डैश डैश En। मान लें कि प्रत्येक घटना E1 E2 डैश डैश En की प्रायिकता शून्यतर है, ठीक है। हम बात यही कर रहे हैं, इसके विभाजन में भी यही कर रहे थे।
मान लीजिए ए प्रतिदर्श समष्टि के संगत, ब्रैकेट में मैंने उभयनिष्ठ लिखा है, एक घटना है तब PA इक्वल टू PE1 PA बटा E1 प्लस PE2 PA बटा E2 प्लस डैश डैश PEN PA बटा EN, और इसी को हमने आगे लिख लिया PA इक्वल टू सिग्मा J बराबर 1 से N तक PEJ PA बटा EJ। वही सिग्मा का मतलब आपको पता है ये योग होता है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये डिटेल्ड है, इसको शॉर्ट में लिख दिया सिग्मा लगाकर। ठीक है, अब ये समझिए ये क्या है, लिख तो दिया हमने, बाकायदा इसके एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन का तो मतलब यही है कि सूत्र कैसे आता है, बस ये समझना है। बाकी आपको क्वेश्चंस में इसको कैसे समझना है वो देखो। देखें, जैसे एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे इसको भी, है ना। मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, ये यहां से इसको मिटा दिया, ठीक है, और इसको इधर से ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। ये एक घटना है, जैसे दो कोई भी प्रतिदर्श समष्टि की कोई भी दो घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे दो घटनाएं, फर्स्ट थैला जिसमें 3 लाल और 4 काली गेंद है, ठीक। सेकंड थैला जिसमें 5 लाल और 6 काली गेंद है, ठीक है। उनमें से एक गेंद चुनी जाती है, उनमें से एक गेंद चुनी जाती है जो कि लाल रंग की है। कौन से रंग की है? लाल रंग की है, ठीक। उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, उस गेंद के लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी अपने को, ठीक। अब बात यह कि कौन सी बड़ी बात है सर, 3 लाल हो गई और यहां पर 5 लाल हो गई, 8 तो लाल हो गई, और 4 और 6 10 काली हो गई, तो टोटल अपने पास 18 हो गई। तो लाल गेंद के होने की प्रायिकता 8/18, क्योंकि अनुकूल परिणाम 8 लाल गेंद के हो गए और टोटल हो गए 18। बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा वो सुनिए भाई साहब। फिर अगर बात यही है तो यहां पर फर्स्ट थैला और सेकंड थैला ये देने के क्या रीजन हुए? यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं निकला। मतलब निकला कुछ? ये तो वही बात होगी कि एक थैले में 8 लाल और 10 काली गेंद है, तो यहां फर्स्ट और सेकंड थैला देने का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कुछ? तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मतलब नहीं है तो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक थैला है जिसमें 8 लाल और 10 काली गेंद है, उनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं हुआ, लेकिन फर्क तो है। यहां तो 2 थैले हैं भाई, 2 थैले हैं। देखो इधर ध्यान दीजिए, एक थैला ये है, एक थैला ये है। एक थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है, दूसरे थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है, ठीक है। उनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। अब ये नहीं पता कि कौन से थैले में से निकाली गई है, फर्स्ट में से निकाली गई है या सेकंड में से निकाली गई है, नहीं पता। उस गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई बात यह है ना कि लाल गेंद चुनेंगे तो तब ना, पहले थैला चुनेंगे। पहले थैला तो चुन लो यार। ये चुन रहे हो कि ये चुन रहे हो? हैं? पड़ गया चक्कर। पहले तक तो क्या था कि एक थैला था, उसमें 8 लाल और 18। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर वैसे 8/18 से करें तो एक थैला है जिसमें 8 लाल और 10 काली गेंद है, टोटल 18 हो गई। तो लाल गेंद के चुनने की प्रायिकता 8/18 हो जाएगी। लेकिन अपने पास क्या है? थैले अलग अलग है। तो पहली बात तो गेंद चुनने से पहले हमें थैले के हाथ लगाना पड़ेगा ना। थैला कौन सा चुन रहे हैं? ये चुन रहे हैं कि ये चुन रहे हैं? गेंद तो उसके अंदर है। या बिना थैला चुने गेंद चुन लोगे? पहले तो थैला उठाना पड़ेगा कि नहीं मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा थैले के, मैं तो जादू। अरे भाई बंद है थैला, पैक है, कार्टून है वो तो। और बोलो अब वो बिल्कुल पैक है चारों तरफ से, हाथ डालने की कोई जगह ही नहीं है। अब गेंद कैसे निकालोगे? पहले तो थैला चुनोगे ना, इधर से या इधर से। और खुला भी है तो हाथ किस तरफ बढ़ा रहे हो आप? इस थैले की तरफ या इस थैले की तरफ? बात यह है कि इस तरफ बढ़ा लिए तो एक तरह से ये हो गया कि पहला थैला चुन लिया, इस तरफ बढ़ा लिए तो दूसरा थैला चुन लिया, हुई कि नहीं? तो पहले तो हमें थैला चुनना होगा ना, उसके बाद गेंद, ठीक है। तो ये जो घटना थी ना, ये वही घटना है।
ये जो घटना है ये वही संगत घटना, संगत का यहां पर ये है कि भाई थैला आप कोई सा भी चुनो, लेकिन गेंद कैसी की पूछ रहा है, लाल रंग के होने की, लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है। थैला कोई सा भी चुनो, ये संगत घटना हो जाएगी, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में उभयनिष्ठ लिखा है। संगत का मतलब वैसे कोई उभयनिष्ठ नहीं होता, लेकिन उभयनिष्ठ का मतलब थैला आप कोई सा भी चुन रहे हो, ये कॉमन घटना है दोनों के लिए कि गेंद लाल ही है, ठीक है। अब संगत का मतलब तो यहां पर यह है कि दोनों कोई साथ लेकर चल रही, चाहे सेकंड थैला हो चाहे फर्स्ट थैला हो, बात यह कि लाल गेंद की, तो वहां संगत बोल रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये उभयनिष्ठ वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। संगत का मतलब कोई उभयनिष्ठ नहीं होता, लेकिन उभयनिष्ठ वर्ड मतलब थैला आप कोई सा भी चुन रहे हो चाहे, लेकिन ये घटना कॉमन है लाल रंग की, लाल रंग की गेंद होने की घटना कॉमन है दोनों के लिए, चाहे पहला चुनो चाहे दूसरा चुनो, ठीक है। तो ये है यहां पर घटना ए, ठीक। घटना ए क्या है, गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है ना। ये गेंद या अगर केवल घटना की बात करें तो चुनी गई गेंद लाल रंग की है, और इसको पीए बोले तो लाल रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है। अब ये थैला है ना, थैले ये हो गए E1 और E2 घटनाएं, घटना E1 तो हो गई फर्स्ट थैला चुनना, और E2 हो गई सेकंड थैला चुनना, ठीक है। ये तो हो गई P1, जैसे इनकी बात करें इस फॉर्मूले को यहां तक भूल जाएं भाई, ये तो n घटनाओं के लिए है, ठीक है। तो यहां तक ही रख लो, जैसे अपने पास E1 और E2 दो थैले हो गए, ये E1 के लिए हो जाएगा और ये E2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये E1 घटना तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट थैला चुनना, और E2 घटना क्या हो जाएगी, सेकंड थैला चुनना, ठीक है। ये तो हो जाएंगे इनके लिए। अच्छा, ये तो जैसे इस सूत्र में बात करें तो ये तो पीए तो क्या हो गई, गेंद के लाल, जैसे इस उदाहरण से बात करें तो गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है। P1 और P2 क्या होगी, थैले चुनने की प्रायिकता, दो ही थैले हैं तो P1 1/2 और P2 भी 1/2, भाई टोटल दो थैले हैं जिनमें से एक थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 1/2, ठीक है। अब PA/E1 PA/E2 इनका मतलब समझो पहले, PA/E1 का मतलब क्या है, बटा E1 घटित हो चुकी उसके बाद ए के प्रायिकता, यही होता है, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता E/F घटित हो चुकी उसके बाद ई के घटित होने की प्रायिकता। तो A/E1 का PA/E1 का मतलब क्या है कि E1 के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता। E1 क्या है, पहला थैला चुनना, ए क्या है, लाल रंग की गेंद निकालना। तो पहला थैला चुनने के बाद लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये हो गई P1, पहला थैला चुना, और उसके बाद वही अब मिक्स होते जा रहे हैं धीरे धीरे ये चीजें। प्रायिकता का गुणन नियम एक तरह से इसमें है ना, कि पहले तो क्या हुआ, थैला चुना, जैसे उसमें दो गेंद चुननी थी कि पहले तो काली चुन ली बाद में लाल, और वो भी कब, पहली गेंद की सूचना यह है कि पहली हमने काली चुन ली, है ना, प्रायिकता के गुणन नियम में। या दोनों ही गेंदों की काली होने की प्रायिकता की पहली गेंद भी काली है, ये सूचना मिलने के बाद दूसरी गेंद की काली होने की प्रायिकता। तो पहला थैला चुन लिया P1, ये सूचना मिलने के बाद मतलब E1 मतलब थैला चुन लिया, ये घटना घटित हो चुकी है, फिर बाद में लाल गेंद निकालना, ये हो गई, ठीक है। ये हो गई बात। प्लस दूसरी, इसमें प्लस क्या क्यों किया है कि दूसरी स्थिति ये भी तो हो सकती है, जितनी भी अलग अलग स्थितियां बनती हैं उनको जोड़ते जाते हैं हम। दूसरी स्थिति ये भी तो बन सकती है ना कि सेकंड थैला चुना हो हमने, और हमने सेकंड थैला चुना उसके बाद लाल रंग की गेंद चुन रहे हैं, तो ये हो गई P2 सेकंड थैला चुनने की बात, और PA/E2 का मतलब सेकंड थैला चुनने के बाद लाल रंग की गेंद की प्रायिकता, ओके। ये हो गई PA/E2। तो दोनों सिचुएशन बनती है ना, उन सबका जितने भी सिचुएशन बनती हैं 2 3 4 उन सबका योग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई लाल रंग की गेंद की निकालने की प्रायिकता, ये होगी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, ओके। एक क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ओके। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए देखिए, हम जानते हैं या हमें दिया है, जो भी है कि दिया है कि E1 E2 E3 डैश 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 En किसी प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन है, ठीक है।
और वो विभाजन कैसे है कि जैसे आप इसको आप प्रतिदर समष्टि मान रहे हैं, ठीक है, ये प्रतिदर समष्टि एस है, ओके। इसमें एन, ये जैसे ये कोई इवन घटना हो गई, ओके, ये कोई E2 घटना हो गई इसी प्रतिदर समष्टि की, है ना। ये और ये इस तरह से मान लो कि जैसे पुराने दिन उसकी नमी में भीगे उस दिन गुजर गए, ये इसमें E3 घटना मान लो, ये डैश डैश डैश, और ये EN घटना मान लो, ठीक है। ये प्रतिदर समष्टि एस है जिसके विभाजन में ये E1, E2, E3 डैश 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 EN ये सारी घटनाएं मान लो, ठीक है। ये हो गई E1, ये E2 और ये पूरी की पूरी E3 है, और ये डैश 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 मतलब E4, E5 वगैरह हैं बीच की, और लास्ट में EN है, ठीक है। और इनके संगत कोई घटना, इनके संगत कोई घटना A है, ठीक है। ये कोई संगत घटना है, यहां ये A है। संगत घटना का मतलब ये सभी के लिए कॉमन होगी एक तरह से। E1 में भी कुछ ना कुछ इसका पार्ट होगा, E2 में भी होगा, E3 में भी होगा, E4, E5 जो भी बीच में और भी हैं, और EN लास्ट में, सब में इसका कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। जैसे वही बात कि दो थैले थे फर्स्ट और सेकंड, जिनमें 5 लाल 6 काली और 3 लाल 4 काली और 5 लाल 6 काली गेंद थी, जिनमें से एक गेंद निकाला जाता है तो उसके लाल रंग के होने की, तो वो लाल रंग वाली घटना ये है, ठीक है। ये 2 थैले हो गए जिनमें कॉमन घटना ये है कि 3 और 4 और 5 6 ये हो गई, ठीक है। 3 लाल 4 काली, 5 लाल 6 काली, तो ये घटना दोनों के लिए होगी, ठीक है। चाहे थैला कोई सा भी चुनो, गेंद लाल ही है ना, वो वाले उदाहरण समझ रहे हो आप, ठीक। तो ये दिया है E1, E2, E3 डैश 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 EN किसी प्रतिदर समष्टि S का विभाजन है, और वो विभाजन किस तरह से, इस तरह से है, ठीक है। ये प्रतिदर समष्टि S हो गई, ये E1, E2, E3 डैश 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 EN इसके विभाजन में हो गई, और ये कॉमन घटना A जिसके बारे में अभी लिख लेंगे, ठीक है। इसलिए अगर ये विभाजन है तो S बराबर क्या होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डैश 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 यूनियन EN, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि E1, E2 देखो यहां पर E1 यहां तक है, ठीक है, यहां पर यहां तक है, और E2 इधर है, तो E1 और E2 में कुछ कॉमन पार्ट है क्या। मैंने बाउंड्री पहले अलग लाइन अलग कलर से बना दी है, तो आपको देख लेना है कि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल। E1 यहां तक है, यहां पर E2 का कोई रोल नहीं है, E2 यहां तक ही है, खत्म। E3 यहां पर है, बीच की घटना यहां है, EN यहां पर है, मतलब कुल मिलाकर ये सारी की सारी अप और जी है, ठीक है। EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाई, जहां वही I इज नॉट इक्वल टू J, और I J की वैल्यू क्या है 1 2 टेस्ट डैश n, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी घटना कैपिटल A के लिए A इक्वल टू A इंटरसेक्शन S, A वही संगत घटना जिसकी हम बात कर रहे थे वो आ गई यहां पर, ठीक है। और उसका हम किसी भी प्रतिदर समष्टि के संगत कॉमन अवयव देखेंगे तो दोनों का कॉमन मिलाएंगे। A तो भाई S में से ही तो निकल के आया है, जैसे अपनी क्लास के बच्चे, ठीक है, और पूरी स्कूल S हो गई, अपनी क्लास के बच्चे A हो गए, तो A और S अपनी क्लास और अपनी स्कूल
जिसमें अपनी क्लास भी आ रही है, अपनी क्लास एक तो अलग मान लीजिए, ठीक है, और एक पूरी स्कूल है तो उसमें भी अपनी क्लास आ रही है, ठीक। दोनों में कॉमन क्या होगा, अपने स्कूल सॉरी अपनी क्लास ही होगी ना। एक तो पूरी स्कूल में भी आ रही है अपनी क्लास, और अपनी क्लास अलग से इंडिविजुअल और मान रहे हैं, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, अपनी क्लास। तो अपनी क्लास क्या है, ये ए है, ठीक है, और एस क्या है, पूरी स्कूल है। ओके, तो ए और एस का इंटरसेक्शन ए ही होगा। ओके, तो ए को हम ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हैं। ओके, अब समीकरण 1 से एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। समीकरण 1 से तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन एस E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डैश 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 यूनियन En। अलग अलग लिख दीजिए वही बंटनता नियम से, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 डैश 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 यूनियन और लगा दें यहां पर, यूनियन ए इंटरसेक्शन En। ओके, अब देखिए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसलिए PA इसकी प्रायिकता इनकी प्रायिकताओं के बराबर, P ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन डैश 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन En। ओके, अच्छा, अब नई बात यहां पर ये सुनिए, ए इंटरसेक्शन E1 कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये देखिए जहां पर मैंने रेड कलर से ज्यादा डार्क कर दिया है, ए इंटरसेक्शन E1। ए इंटरसेक्शन E2 ये कौन सा पार्ट होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये यहां तक। ए इंटरसेक्शन E3 ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, कौन से कलर से करें इसको, ब्लैक से ही कर देते हैं भाई, ये E3 पूरा था, यहां पर ए है, ये इंटरसेक्शन E3 डैश 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 ये बीच में होंगी, और ए इंटरसेक्शन En कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि इनमें से कोई कॉमन है क्या, है कुछ कॉमन, नहीं है, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, ये यहां पर नहीं आ रहा, ये यहां तक नहीं जा रहा, ये अलग ही है, ये अलग ही है, सारे के सारे, मतलब कुल मिलाकर ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 ए इंटरसेक्शन E3 डैश 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 ए इंटरसेक्शन En, ये सारे की सारी कैसी हैं, अपवर्जीय घटनाएं, कैसी हैं, अपवर्जीय, ठीक है। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 ए इंटरसेक्शन E3 डैश 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 ए इंटरसेक्शन En परस्पर अपवर्जीय घटनाएं हैं, और अगर ये अपवर्जीय घटनाएं हैं तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ए तथा बी अपवर्जीय हों, तब पी ए यूनियन बी से, पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 अगर अपवर्जीय है, तो यहां से पी ए यूनियन बी क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी, ये हो जाता है, ठीक है। ये ब्रैकेट का काम था, ठीक, चूंकि हम जानते हैं। ओके, तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो पी ए बराबर क्या होगा, देखो यूनियन यूनियन यूनियन, ये सीधा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ए यूनियन बी,
यहां पर है तो पी ए प्लस पी बी हो गया, तो ये सारे के सारे पी ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से यहां से इसको मिटा देना है। ठीक है, यहां पर इसका कोई रोल नहीं है। अपवर्ज ही हैं, इसलिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई थ्री प्लस डैश 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 प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई एन। और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी ई वन इंटरसेक्शन ए, मतलब इसको पहले और इसको बाद में क्या फर्क पड़ता है उससे, प्लस पी ई टू इंटरसेक्शन ए प्लस पी ई थ्री इंटरसेक्शन ए प्लस डैश 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 पी ई एन ओ ई एन इंटरसेक्शन ए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। कौन सी नई बात है? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ पी ई बटा एफ। ठीक है, पी एफ पी ई बटा एफ। कोई दिक्कत? तो यहां से पी ए इक्वल टू पी ई वन, पी ए बटा ई वन लिख सकते हैं कि नहीं इसको? बिल्कुल इसी से। ठीक है, यहां से इस वाली घटना, पी इंटरसेक्शन है पी ई वन इंटरसेक्शन है पी एफ पी ई बटा एफ, तो पी ई वन पी ए बटा ई वन। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लस ऐसे रहने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। चलो यहां से सोच लो आप, पी ई वन पी ए बटा ई वन, ऐसे ये क्या हो जाएगा, पी ई टू पी ए बटा ई टू प्लस पी ई एन पी ए बटा ई एन। भाई साहब यही तो सिद्ध करना था, और करना ही क्या था अपने को, आ गया। ठीक है, यही संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है। या सिग्मा के रूप में लिखो तो पी ए इक्वल टू आई बराबर 1 से लेकर एन तक पी ई आई पी ए बटा ई आई। ठीक है, यही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया। तो इसी बात पर एक एग्जाम्पल देखिए आप। एक व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। ठीक है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। ओके, तो न होने की प्रायिकता क्या होगी, 0.35, क्योंकि किसी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1। तो कोई घटना या तो घटित होती है या नहीं होती है। तो हड़ताल होने की प्रायिकता अगर 0.65 है, तो हड़ताल न होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 0.65 को घटा तो 0.35 आ जाएगी। ओके, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। मतलब है, क्या कह रहा है कि हड़ताल न हो और हड़ताल हो,
उन स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता याद कीजिए। देखिए यहां पर दो घटनाएं अपने पास, जैसे दो थैली थे वैसे ही दो घटनाएं, हड़ताल होना और हड़ताल नहीं होना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कॉमन घटना क्या आ रही है आपको, घटना E1 और E2 पहचानने के बाद, अगर E3 दे रखा है तो E3 पहचानने के बाद कॉमन घटना वो पहचाननी है। कॉमन घटना मतलब यहां पर उभयनिष्ठ संगत घटना क्या है, हड़ताल होती हो चाहे न होती हो, निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की बात हो रही है। ठीक है, दोनों स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की बात हो रही है, तो ये हो गई संगत घटना ए। ठीक है, E1 और E2 की बात कर ही ली थी हमने। माना घटना E1 हड़ताल होती है और घटना E2 हड़ताल नहीं होती है। ठीक है, तो P1 क्या दे रखा अपने को, P1 दे रखा है हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65, तब P2 क्या होगा, हड़ताल नहीं होने की 1 माइनस P1 1 माइनस 0.65, तो P2 अपने पास आ गई 0.35। माना घटना ए चाहे शुरू में लिख लिया करो आप, निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होता है। ठीक है, निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होता है भाई, चाहे हड़ताल होती हो और चाहे न होती हो, निर्माण कार्य तो समय पर पूरा होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता दे रखी है। ठीक है, ओके। तब P बटा E1, P1 और P2 तो आ गई अपने पास। अब PA क्या होता है सूत्र, PE1 PA बटा E1 प्लस PE2 PA बटा E2, ये दो घटनाओं के लिए होगी। अगर तीसरी हो तो PE3 प्लस PE3 PA बटा E3 वगैरह। PA बटा E1 का मतलब बटा E1, देखो PA बटा E1 का मतलब बताइए आप पहले, मतलब क्या होता है। E1 घटित होने के बाद एक की प्रायिकता यही होती है। E1 क्या है, हड़ताल होने, तो हड़ताल होने पर निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो हड़ताल होने पर निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता PA बटा E1। ये हड़ताल न होने की, हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.8 0.32 है। ये कब है, हड़ताल न होने की स्थिति में, और हड़ताल होने की स्थिति में कितना है 0.32, तो हड़ताल होने पर ही तो ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो गया 0.32। यहां उल्टा दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, और हड़ताल न होने पर निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता PA बटा E2 0.80। ठीक है, तब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता PA बराबर वही सूत्र PE1 PA बटा E1 प्लस PE2
PA/E2। और अगर कोई तीसरी घटना होती है, यहां पर तो दो ही घटना ली है E1 और E2, है ना। तीसरी घटना होती तो PE3 प्लस PE3 PA/E3, है ना। इस तरह से मान रख दीजिए, इसको मिटा देते हैं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफा PE1 क्या है 0.65 गुणा PA/E1 0.32 प्लस PE2 0.35 गुणा PA/E2 0.80। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ओके, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, जो कि पहला ही क्वेश्चन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बाकी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है। दो ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बेज प्रमेय पर, तब तक के लिए नमस्कार, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।